आज रात को भेज दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने यहाँ तक ये डिस्कस कर लिया था। ये वाले हसीब मैंने क्वेश्चन आपको भी नहीं करवाए थे, ये मैंने वीडियो में डाले हैं। तो अगर देखने क्वेश्चन ही खाली देख लेना, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे वो पास स्क्रीन शेयर नहीं हो क्वेश्चन। रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? एक मिनट, लेट मी सी। अच्छा, यहाँ पे अब होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम ना हमने यहाँ तक ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। ये कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी क्लास में भी नहीं किए थे, तो ये खुद से देख लेना वीडियो में जाके अगर देखना हो। खाली क्वेश्चंस वगैरह की स्निपेट्स देख लेना। अच्छा, इसमें अब वो हमें क्या कह रहा है कि एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, अ सॉलिड बार हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स लेंथ इज मेजर्ड एज 50 +-0.2। तो ये जो +-0.2 है, ये हमारे पास ना उसने एक एरर दिया हुआ है। एक मिनट, मुझे जगह बस एम्प्टी करने दो ताकि इसको एक्सप्लेन कर दूँ आराम से। अच्छा, चलो अब यहाँ पे देख लो। इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे ही कर देता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, अ सॉलिड बार हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इट्स लेंथ इज मेजर्ड एज 50 +-0.2 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज मेजर्ड एज दिस। These values are used to calculate the volume of the bar. What is the percentage uncertainty in the calculated volume? अब हमने यहाँ पे करना क्या है, we have to calculate the percentage uncertainty, ठीक है? और percentage uncertainty हम calculate किस तरह कर सकते हैं? लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें आ रही है ना, उनको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ रही है, तो लेंथ की जो ट्रू वैल्यू है हमारे पास, वो क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी। और हमेशा अली स्पेशली फॉर यू, ये हमारे पास जैसा भी इस तरह का डाटा गिवन हो, उसमें जो हमारे पास पहली चीज़ होती है ना, उसको आप कहते हो ट्रू वैल्यू, ठीक है? पहली वाली चीज़ को आप ट्रू वैल्यू कहोगे, जिसको आप नॉट से रिप्रेजेंट करते हो। ये यहाँ पे लेंथ था तो मैंने एल नॉट कर दिया, अगर एक्स होता तो मैं कहता एक्स नॉट। और ये जो सेकंड वाली चीज़ आती है प्लस माइनस वाली, इसको आप कहते हो डेल्टा एल या डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, कुछ भी। और डेल्टा का मतलब होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। डेल्टा वैसे तो चेंज होता है इसका मतलब, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रही है विड्थ। अब विड्थ की जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। और जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास आ रही है डेल्टा विड्थ, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ विड्थ। अब इसका मतलब क्या है आसान लफ्जों में, कि इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी अगर आपके पास चीज़ हो, अब इसको कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पे सोडा वाली एग्जांपल यहाँ पे दी थी। अब सोडा कैन आपके पास होता है, कोका कोला की कैन होता है, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, और उन इंग्रेडिएंट्स के पीछे क्या लिखा होता है, उन इंग्रेडिएंट्स के पीछे लिखा होता है कि इसके अंदर अल्कोहल इतनी है। और आप अगर नोटिस करो तो आपको कुछ इस तरह की ही वैल्यू मिलेगी। ये वाली जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना, ऐसी करके प्लस माइनस ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर वो हमें कह रहे हैं, लेट सपोज कि आपके पास जो शुगर का कॉन्टेंट है वो 20 ग्राम्स है, तो वो कह रहे हैं 20 ग्राम्स हम शुगर हर बॉटल ऑफ कैन के अंदर ऐड करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे से गलती हो सकती है, इधर ऊंच नीच हो सकती है थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर, तो वो यहाँ पे प्लस माइनस ऐड करते हैं। और वो कहते हैं प्लस माइनस लेट सपोज 2 ग्राम्स। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर 20 जो ट्रू वैल्यू है उसमें से माइनस करो 2, आपके पास 18 ग्राम्स आ जाएगा। ये लोअर बाउंड होगी, और अपर बाउंड 20 + 2 करो, आपके पास हो जाएगी 20 ग्राम्स। तो यहाँ पे उन्होंने एक रेंज क्रिएट कर दी। वो कह रहे हैं 18 ग्राम से लेकर 22 ग्राम्स तक एक्सपेक्टेड हमारे पास शुगर की वैल्यू हो सकती है, हमें माफ़ करना, ठीक है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रू वैल्यू हमने सेट की है, जो हम चाहते हैं कि हम वैल्यूज शुगर की हम कोका कोला की कैन के अंदर ऐड करें, वो 20 ग्राम्स है। लेकिन जारी सी बात है, क्योंकि हम इंसान हैं और मशीनों से भी मिस्टेक्स होती हैं, और जारी सी बात है, आप अगर मशीन से भी अगर आप प्रिसिशन के साथ डाल रहे हो, तो मशीन बार बार शुगर डाल रही है, तो हो सकता है पिछले लेफ्ट ओवर शुगर आपके पास दूसरे कैन के अंदर आ जाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती होती है क्वांटिटी। तो ये जो होती है, ये आप इसको आप कहते हो अनसर्टेनिटी। कि ट्रू वैल्यू तो आपने ये रख दी है, लेकिन इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, प्लस माइनस की अनसर्टेनिटी आ रही है। अब आपने अगर अपने मैथ्स के स्पेशली
मार्किंग स्कीम देखें या एएस फिजिक्स में ए लेवल्स ओ लेवल्स फिजिक्स में जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करते थे, तो एग्जामिनर कभी कभार आपको ग्रेडियंट की जो रेंज है ना वो इस तरह देता था, वो कहता था 23.5 और वो यहाँ पे प्लस माइनस कर देता था, लेट्स सपोज प्लस माइनस 0.2। तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है अगर 23.5 से प्लस 0.2 ज़्यादा भी हो जाए या माइनस 0.2 कम भी हो जाए, तब भी आंसर आपका एक्सेप्टेबल होगा, चलेगा, बिकॉज हम भी रियलाइज़ करते हैं कि आप ह्यूमन बींग्स हैं, मिस्टेक कर सकते हो आप। तो ये बेसिकली ये जो एरर होता है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, और इस पूरी चीज़ को यहाँ पे आप कहते हो एरर कहते हो। और ये आपके पास होती है ट्रू वैल्यू जिसको आप नॉट से रिप्रेजेंट करते हो, ये आपके पास होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। तो आई होप अब ये बातें थोड़ी सी समझ आ रही हैं, तेज़ी से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ क्लियर है अली, मुझे बता दो। जी सर। ठीक है, तो इस तरह हमने कर लिया बेसिक बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अभी पहला पहला क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल करके बता देता हूँ। यहाँ पे अब जो आपके पास पहले वैल्यू सेट कर लो, एल नॉट की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या बन रही है, 50 बन गई। एंड देन यहाँ पर आपके पास डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन गई, 0.2 बन गई। अब इसी के साथ साथ आपके पास जो यहाँ पे डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है वो आपके पास क्या बन गई, 2। एंड देन डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या बन गई, 0.01 करके बन गई। ठीक है, तो ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई, डेटा आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब वो कह रहे हैं दीज वैल्यूज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ बार, और वो कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का, आप एक इक्वेशन बना लो। इक्वेशन आपके पास किस तरह आएगी, वी, आपने वी की फाइंड करनी है, तो वी की इक्वेशन ही आप यहाँ पे बनाओ। और वी की इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के थ्रू आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। अब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है ना, उसका मैंने सर ऊपर क्या हुआ, लेंथ एल हाँ हाँ, स्क्वायर समझ नहीं आया मुझे क्या कह रहे हो। वॉल्यूम निकालना है ना। हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना, एक मिनट एक मिनट। लेंथ इज दिस एंड इट्स विड्थ इज दिस, सॉलिड बार। अच्छा, उसमें वो पता क्या कह रहा है, इसमें यहाँ पे वो कह रहा है इट हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है उसका। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आ रहा है उसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम आपके पास स्क्वायर का यही बनेगा। यहाँ पे लेंथ आ रहा है, यहाँ पे विड्थ आ रही है, इनको मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास वो वॉल्यूम वगैरह जो भी होगा ना उसका, वो क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम आपके पास इसके आ ऊपर जाएगा। डायग्राम भी था उसमें। क्या होगा इसके ऊपर, इसकी डायग्राम भी दी हुई थी ना, अभी जब आपने इसको कट करा है तो डायग्राम डायग्राम नहीं, भी थी इसके ऊपर। डायग्राम नहीं उन्होंने दी मेरे ख्याल, नहीं नहीं डायग्राम तो नहीं दी ये, क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो इसमें डायग्राम नहीं, नहीं डायग्राम नहीं दी। इसमें उन्होंने एज इट इज़ यहाँ पे बताया हुआ है। और इसमें ये वैसे हिंट भी ये होता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना नॉर्मली, उसमें ये आपको ये देख कर पता लग जाता है, जितनी उसने क्वांटिटीज़ दी है ना उन्हीं क्वांटिटीज़ को आपने यूज़ करना होता है, उनसे ज़्यादा या उनसे कम क्वांटिटीज़ नॉर्मली आपके पास जो होती है ना वो यूज़ नहीं हो रही होती। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है। अच्छा, अब एक मिनट बस मुझे दो यहाँ पे, बल्कि मैं ना एक मिनट कंफर्म भी कर लेता हूँ कि ऐसा ही है या कुछ डिफरेंट सिनेरियो हो रहा है। लेट मी सी, बस होना तो वैसे यही चाहिए, लेकिन लेट मी सी। इसमें शायद क्योंकि जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है, उसने कहा a solid bar has a cross section area, these values are used to calculate the volume of bar, its length is this and its width is this। यहाँ मेरे ख्याल में पता क्या होगा, यहाँ पे उसने कहा है कि अगर मेरे जो दिमाग में यहाँ पे बन रही है ना, उसने कहा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो इसकी डायग्राम वैसे बना के देख लेते हैं। आई थिंक यू आर करेक्ट कि यहाँ पे ना वॉल्यूम का थोड़ा सा यहाँ पे मसला है। यहाँ पे स्क्वायर उसने कह दिया क्रॉस सेक्शन है, और इस तरह करके ना आपके पास ये पाइप टाइप ये चीज़ आ रही है, तो ये इस तरह करके ऊपर भी आपके पास फिर ऐसे करके चीज़ बन जाएगी। अब सॉलिड मैंने सही नहीं बनाया मुझे पता है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन और ये भी बल्कि ये सही नहीं बना, इसको हमें ना स्क्वायर यहाँ पे इस तरह करके बनाना है। तो अब मुझे नहीं पता किस तरह मैं डायग्राम यहाँ पे एक्यूरेटली बना लूँ, बट इस तरह करके आपके पास ना कुछ शेड डायग्राम बनेगी। अब इसकी जो लेंथ आपके पास आ रही है ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपके पास लेंथ आ रही है, वो आपके पास कितनी आ रही है, 50 आ रही है। और जो इसके यहाँ पे ये वाले आपके पास ये जो विड्थ आ रही है ना, वो आपके पास आ रही है यहाँ पे आप कह लो एंड इट्स विड्थ इज़ 2। और जारी सी बात है अगर स्क्वायर है तो ये भी 2 होगा।
तो आप क्या कर सकते हो, आप नीचे वाला एरिया आप कैलकुलेट कर लो, नीचे वाला जो स्क्वायर आ रहा है विड्थ इनटू विड्थ करके, और फिर उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करवाओ, आपके पास इसका जो पूरा वॉल्यूम है ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, लेंथ इनटू विड्थ स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा 1 मिनट दो बस मुझे। की आवाज टक रही है यार। हाँ मेरा ना थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो रहा है आई थिंक, लेट मी सी, 1 मिनट बस। अरे अच्छा चलो अब सही हो गया। अच्छा अब मुझे बता दो अगर कोई मसला होता है तो। अच्छा यहाँ पे अब वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला है ना वो बन जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू एल इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। अब जो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी वीडियो के अंदर, उसमें ये था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने जब भी कैलकुलेट करनी हो ना, लेट सपोज अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की बन रही है z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे बनेगी, आप z लिख दो, z के इक्वल्स टू जो भी आपके पास इक्वल टू के बाद वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी अलग-अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लो। कैसे निकालोगे, आप उसको लिख दो डेल्टा x ओवर x नॉट करके, तो इसकी परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ऐसे आपने करना है। और डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि अगर शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखना है तो सबकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बारी बारी करो, डेल्टा x ओवर x नॉट लिख के, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करवा दो तो परसेंटेज में हो जाएगा। और आपके पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है वो इस तरह होती है, कोई भी आपके पास इक्वेशन आ रही है, जो भी इक्वल टू के बाद इक्वेशन आपके पास आ रही है उसको डेल्टा x ओवर नॉट करके लिख लो, डेल्टा ओवर नॉट करके लिख लो, ये आपके पास होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। अभी इसको मैं यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है कि अब ये जो आपके पास आ रही है इक्वेशन, अब आपने v की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो जिस तरह परसेंटेज का फॉर्मूला था वैसे ही कर लो, पहले इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कर लो और वो आपके पास आ जाएगी डेल्टा l ओवर l नॉट। अब l की जो पावर है वो 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवाई ना, आप पे डिपेंड करता है। और फिर आप यहाँ पे प्लस करो एंड देन आपके पास आ जाएगा डेल्टा w ओवर w नॉट, और फिर आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से, बिकॉज इसकी पावर 2 है। अब इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी जिस तरह पावर है इसी तरह आपने एरर्स को भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपके पास आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, बल्कि अभी हम थोड़ा सा ना काम को आसान करते हैं और इसी क्वेश्चन में हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को भी क्लियर करते हैं और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको भी थोड़ा बहुत ना क्लियर कर लेते हैं। ये क्या हो गया, इसको चल नहीं रहा। अच्छा अब इसमें क्या करो, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इसके अंदर वैल्यूज़ बस प्लग इन कर लो। जो आपके पास एल नॉट की वैल्यू है वो 0.2 है, ये जो आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है, और जो एल नॉट की वैल्यू वो 50 आ रही है। तो ये कर लिया आपने, फिर आपने यहाँ पे 2 लिया एंड देन W की जो वैल्यू है वो 0.01 है और इसकी जो वैल्यू है वो 2 है। अब इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2 ओवर 50 प्लस 2 0.01 ओवर 2। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी 0.014 समथिंग करके आ जाएगी। और ये वाली जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है ये कौन सी वैल्यू है, ये आपके पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब इसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी और इसी को आपने क्या कर देना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपके पास क्या आंसर आ जाना चाहिए, आपके पास आ जाएगा 1.4। तो दिस शुड बी योर आंसर, फाइनल आंसर ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, ये वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो बाकी ये वाला जो था ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट था। ये जो आपके पास ये वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये जो इसकी डायग्राम वाला था, तो क्वेश्चंस को इस तरह बस
बिना पढ़े बगैर ना अटेम्प्ट किया करो, थोड़ा सा सोचा करो क्वेश्चंस के बारे में कि वहाँ पे क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या आ रही हैं, आसानी रहती है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी यहाँ पे चीज़ें हैं इनको बस देख लेना। यहाँ पे बस एक लास्ट ट्राई कर लेता हूँ इसको बनाने की, फिर मैंने बस ना कभी भी डायग्राम नहीं बनानी अगर अपनी मैंने, ये होगी, ये होगी, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। यार बस ठीक है, बस जैसी बन गई है ना, आई एम प्राउड ऑफ इट। बनाया है। क्या कह रहे हो अली, थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, या तो मेरे एंड पे इशू है। मैं बोल मैं बोल रहा हूँ जो आपने वो क्यूब कभी क्या कर दी मैंने? क्यूब वाले तरीके से कभी बनाया है? क्यूब वाले तरीके से बनाया हुआ है, बट वो अब भूल चुका हूँ मैं, बहुत ही अरसा पहले मैंने बनाई थी ये सारी चीज़ें, अब भूल गया। अब ये मेरे बस की बात नहीं रही ड्राइंग करना। पहले मेरी क्लास में आई यूज़ टू टॉप माय ड्राइंग क्लासेस। कैन यू इमेजिन हाउ आई ड्रॉ नाउ? खैर चलो, अब अली मुझे ये भी बता दो, ये समझ आ गई है? हसीब तुम्हें तो समझ आ गई होगी, राइट? जी सर, समझ आ गया। हसीब क्लियर है? हाँ सर, मैं बात कर रहा था कुछ और से। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है। सर, ये क्लासेस लो, yes। ठीक है, क्लासेस लो, बातें ना करो। अच्छा, यहाँ पे अब देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन तो नंबर 1, यार क्वेश्चन नंबर 1 ये जो हमारे पास आ रहा है, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, इसमें वो हमें कह रहा है कि हमने लिस्ट करना है कि कौन सी चीज़ें हमारे पास स्केलर है, कौन सी चीज़ें हमारे पास वेक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सलरेशन हमारे पास आ रही है। एक्सलरेशन इज वेक्टर, वी नो दैट। और जो चार्ज होता है, चार्ज आपके पास क्या होता है? चार्ज इज स्केलर। और मोमेंटम आपके पास क्या होता है? मोमेंटम आपके पास होता है वेक्टर होता है, डायरेक्शन भी होती है। और पावर भी वेक्टर होती है आपके पास। अब थ्रस्ट क्या होता स्केलर। है? अपथ्रस्ट, वेट, अपथ्रस्ट वेक्टर नहीं होता, अपथ्रस्ट वेक्टर होता है शायद, क्योंकि अपथ्रस्ट जो होता है वो हाँ, फर्स्ट वेक्टर होता है। हाँ वेक्टर होता पावर है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन है पावर ना। वेक्टर होती है सर। पावर मेरे ख्याल में स्केलर ही है, पावर स्केलर ही है, क्योंकि एनर्जी ओवर टाइम होता है ना। हाँ तो फिर स्केलर है। पावर हो गया, एनर्जी हो गया, स्केलर है। यस, पावर स्केलर है। ये यस। स्केलर है, और अपथ्रस्ट आपके पास वेक्टर है। अच्छा, अब बी पार्ट में वो हमें क्या कह रहे हैं? अ यूनिफॉर्म सिलेंडर हैज डायमीटर d, लेंथ l एंड मास m. The density rho of the cylinder is given by this. Table 1.2 shows the data obtained from the experiment to determine the density of the cylinder. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी जो परसेंटेज आंसरिटी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आसानी से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट की उसने हमसे पूछी हुई है। तो यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज आंसरिटी होगी आपने कैलकुलेट करनी है डेल्टा डी ओवर डी नॉट, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना 100 से। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.1 ओवर 26.2 इंटू 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर शुड बी इक्वल टू 26.2 इंटू 100। ये आपके पास आ जाएगा 0.38 समथिंग, 0.38% होगा। लेकिन जो आपके पास हमेशा ये जो अनसर्टेनिटी आती है ना, उसको आप 1 SF पे कर देते हो, तो यहाँ पे इसको 0.4 कर दो। ये आपके पास यहाँ से भी देख सकते हो, ये भी 0.4 है, तो आपको हिंट पता लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने करना है तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू 100, सेम प्रोसीजर होगा आपके पास। और जो डेल्टा एल आपके पास 1 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा 162, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास हो जाना चाहिए 1 ओवर 162 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.617। तो इसको भी 1 SF पे कर दो तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमारे पास आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन डी एंड एल, ये तो कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। अब उन्होंने क्या कैलकुलेट करो डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी आपके पास आ रही है, ये आपके पास क्या आ रही है? डेंसिटी नॉट आ रही है। ठीक है, मतलब डेंसिटी की ट्रू वैल्यू है। और जब भी आपने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है तब आपने ऐसे यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, आपने एक्यूरेट फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, और जैसी आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं आपने उनको एज यूज़ कर लेना। ठीक है, तो इस तरह करके ना आपने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब वो क्या कह रहे हैं हमें कि डेंसिटी का फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है 4m ओवर पाई डी स्क्वायर एल। तो ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं, जो उन्होंने हमें दिया होगा हमने उस हिसाब से करना है। ठीक है, कोई अपने मेथड्स करने की यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4m, एंड देन नीचे आ जाएगा सर ये बताइएगा कौन से ईयर का सवाल है? ये मेरे ख्याल में कोई लेटेस्ट सवाल ही होगा, लेकिन याद नहीं है ये मुझे। यार अगर वर्कशीट पढ़ी है, वर्कशीट भेज दो हमें। वर्कशीट क्या? ये नहीं, वर्कशीट मेरे पास तो नहीं वर्कशीट पड़ी है ना। ये जो अच्छा नहीं, थोड़े बहुत तो पास्ट पेपर से अच्छा याद है नहीं ना। नहीं वो ये होगा चलो आज चलो आज या कल
वर्कशीट वगैरह भी दे दूंगा। अभी मेरे ख्याल में लास्ट क्लास हमारी चल रही है ना इस वीक की, तो इसके बाद तो एएस फिजिक्स नहीं होनी, तो फिर काम ही कर देना। वो मेरे पास क्या कहते हैं अपने बीसीबी के सर हैं, उन्होंने वर्कशीट दे दी है, मैं आपको मुझे आप मुझे चेक शेयर कर देना, करके ये ये सारा बनाना बनाना टॉपिक्स हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, इसमें आपके पास आ हाँ जी। जाएगा 4। मैं कह रहा था बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो भेज देना मुझे। ओके। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज यहाँ पे हाँ प्लग इन यार। कर दो। 4 आ जाएगा आपके पास, एंड देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 247। अच्छा, अब देखो 247 ग्राम्स आ रहा है। अब यहाँ पे जो ग्राम्स आ रहा है इसको आपने कन्वर्ट करना है इन किलोग्राम्स में, तो आप 10⁻³ कर दोगे। और नीचे आपके पास यहाँ पे पाई एज इट इज़ आ जाएगा, एंड देन डी की जो वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी 26.2 इंटू 10⁻³ और स्क्वायर कर देना आपने इसको। और इसके साथ आपके पास एल आ रहा है, एल भी आपके पास क्या आ रहा है, मिलीमीटर्स में आ रहा है, तो इसको भी 10⁻³ कर देना। अब इस सब का जो आंसर है वो कैलकुलेटर में रखो इसको, और इसको कैलकुलेट करो, एंड देन लेट मी नो क्या आता है। मैं बल्कि कर रहा हूँ साथ साथ कैलकुलेट, सर बट हमें ये बताओ। कैसे पता चला कि हमने डेंसिटी नॉट ली है, मतलब इसकी डेंसिटी नॉट ये कैसे पता चला कि डेंसिटी क्या ली है? की वैल्यू लेनी है। डेंसिटी नॉट की वैल्यू लेनी है। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखो कि जब भी एक तो मैं अब जो लॉजिकल यहाँ पे बात लग रही है वो ये है, उससे क्या कैलकुलेट डेंसिटी, तो जब भी वो कहेगा ना कैलकुलेट डेंसिटी करना है, तो ये ट्रू वैल्यू होती है। आप जितनी भी कैलकुलेशंस करते हो फिजिक्स के अंदर, वो आपके पास सारी की सारी ट्रू वैल्यूज होती है। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना आपके पास, जो हर क्वेश्चन के अंदर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हो खुद से अपने हाथों से कैलकुलेटर से, वो आपके पास ट्रू वैल्यू होती है। तो जो कैलकुलेशन का काम होता है वो ट्रू वैल्यू होता है। बस मैंने इसको लेबल कर दिया है रो नॉट से, लेकिन उससे कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। और दूसरी जो हिंट ये होगी, जब भी एरर्स वाले आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो आपके पास इनिशियल पार्ट्स होते हैं, स्पेशली आपके पास जो पार्ट 1 हो गया, मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 1 होता है, यहाँ जो पहला आपके पास क्वेश्चन होता है, एरर से पहले उसने ये चीज़ निकलवाई होती है। एरर आपका निकलवाने से पहले वो आपसे नॉट की वैल्यू ज़रूर निकलवाता है, बिकॉज नॉट की वैल्यू के बगैर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं निकलवा सकते। तो एक हिंट भी होता है, और इसके 1 या 2 से मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत हिंट्स होते हैं। पहले पहले क्वेश्चन ये पूछ लेता होता है, शुरू में पूछता है एरर्स निकलवाने से पहले। ऑल्दो यहाँ पे उसने एरर्स पहले निकलवा अच्छा, दिए और ये जो बट वैल्यूज नीचे में। होती है हाँ हाँ, बताओ। एम और डी की वैल्यूज, ये सारी हमने ट्रू वैल्यूज दी है। क्या कह रहे हैं? एम और डी की वैल्यू देखो, एम और डी की वैल्यू आपके पास है यहाँ से आई है, ये जो उसने ब्रैकेट यहाँ पे दी हुई है, ये आपके पास क्या होगी है, ये आपके पास होगी है एल नॉट ट्रू वैल्यू, और ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा एल, ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा एम, ये आपके पास हो जाएगा एम नॉट, ये आपके पास हो गया डी नॉट, ये आपके पास हो गया डेल्टा डी। तो ये यहाँ से हमने निकाली है। ब्रैकेट्स इसी तरह होता है, पहले आपके पास ट्रू वैल्यू आती है, बाद में आपके पास डेल्टा वैल्यू आती है। तो अली अब बताओ और क्या क्वेश्चन। तो हमने ट्रू वैल्यूज यूज कर ली है। हाँ, जो ट्रू वैल्यूज है वही हमने यूज़ करनी है। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपको दूसरों की भी ट्रू वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके। तो इस तरह करना है इसको। अब इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाना चाहिए 74.09 समथिंग, बट यू कैन जस्ट राइट इट एज 74, ठीक है। तो ये आपके पास 2 मार्क मिल गए। अब वो कह रहे कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का पहले हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है 4m एंड देन पाई डी स्क्वायर एल। इसमें बाय द वे आप जो कांस्टेंट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, इस जब आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। लेकिन अब यहाँ पे पता क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आपके पास जो मेजर काम है उन्होंने आपसे पहले करवा लिया हुआ है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी उन्होंने खुद ही सेपरेटली निकलवा ली है। अब आपने करना क्या, बस इनको प्लग इन करना है। तो आपके पास, आप इसको यहाँ पे लिख लो डेंसिटी। आपके पास सबसे पहले आ रही है एम की वैल्यू, एम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है 0.4 है, तो उसको यहाँ पे लिख दो 0.4%, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास ये बाय द वे ये भी कैंसिल आउट हो गया, जो पाई आपके पास आ रहा है ना। और फिर आपके पास आ रहा है डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, और डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 0.4, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 0.4% से। और फिर आपने क्या करना है, आपने एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड कर दी है, एल की थी 0.6, तो इनको ऐड करो और फाइंड आउट करो कि क्या आपके पास आंसर आता है। ये आपके पास हो जाएगा 0.4 प्लस 0.8 0.12 हो गया, 0.12 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा आपके पास 1.8, ठीक है। तो 1.8% आपके पास यहाँ पे एक्यूरेट जो है आंसर आ जाना चाहिए। तो इस तरह आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे। ऊपर हमने बाय द वे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बहुत ज़्यादा सवाल किए हैं, तो वो जो है ना उसमें क्लियर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ इससे रिलेटेड, फिर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आज कंप्लीट करते हैं, और ये पूरा जो आपके पास 3 चैप्टर्स हैं फिर कंप्लीट हो जाएंगे। ये कुछ लोग टीचर्स इनको 3 चैप्टर्स कंसिडर करते हैं, मैं इसको एक ही कर लेता हूँ चैप्टर कंसिडर, वो टीचर डिपेंड करता है।
अच्छा, लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस नाउ. एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल स्टार्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. अच्छा, ये तो 6 बज भी गए. 6:20 पे ओवर हो रही है ना हमारी क्लास आई थिंक. ओके चलो फिर. सर लास्ट सेट में जो है ना आप रोक में आप क्या कह रहे हो? जो आप बोल रहे हैं लास्ट टॉपिक रहते थे तो वो आज कराएंगे या आज रोकेंगे? मैं कहता हूँ आज कर ही लेते हैं बिकॉज मेरे ख्याल में A2 मैथ्स है ना, इसके बाद A2 मैथ्स मेरे ख्याल में आज मैं नहीं ले रहा. तो यही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत साथ में कवर अप हो जाएगा जल्दी जल्दी सिलेबस. फिर आपको लंबा वीकेंड आ रहा है तो आराम से उनसे क्वेश्चंस करते रहना. लेकिन ये मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि पास्ट पेपर जो टॉपिकल्स हैं वीक टू वीक आप लोग करते रहो. ए लेवल्स के स्पेशली जो टॉपिकल्स होते हैं वीकली करते रहा करो. एक टॉपिक आपने किया, उसके टॉपिकल्स करो सारे के सारे ख़त्म करो, ठीक है. एक दफ़ा जान छुड़ाओ उसे, बिकॉज टॉपिकल्स एंड तक लगे रहते हैं अगर आप इनको टाइमली ना इनको सॉल्व करो. तो एक दफ़ा बस इनको करो और जान छुड़ाओ बस टॉपिकल्स. तो इस तरह करके ए लेवल्स को लेकर चलो, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्कलोड ज़्यादा होता है और इसमें बच्चे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. मैं वैसे ये भी सोच रहा हूँ, हमारी मैथ्स की अभी ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं और उसको मैं शायद 2 क्लासेस पर वीक कर लूँ, बिकॉज आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा वो मेहनत का यहाँ पे इस पे चांस मिलना चाहिए. वर्कशीट वगैरह हो गई, ये सब हो गया. लेकिन अभी देखते हैं. पुराना वाला भी कवर पूरा इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा है आज. मेरा भी नहीं चल रहा. पता नहीं कोई इशू है, मुझे नहीं पता क्या. दोनों ही इंटरनेट मेरे स्लो है यार. पीटीसी वाला सर, बारिश होती है ना, बारिश मौसम होता है तो नहीं करता. और आपके बारिश हो रही है? अच्छा, एक और ना हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है. अब ये उससे रिलेटेड तो नहीं है वेक्टर से, लेकिन ये ऐसा यूनिट्स वाला क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं. गुड क्वेश्चन. कितने मार्क्स का? मार्क्स भी कॉपी करता हूँ. बाकी वेक्टर्स है, मैं आप लोग को थोड़ा सा आज समझा दूंगा कि बल्कि वेक्टर्स में है ही क्या. वेक्टर्स में 20 मिनट में हो जाएगा आप लोग, तो वो भी आज ही कर लेंगे. उनके अंदर इतना कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं. अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है ड्रैग फोर्स एफ डी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट falling through the air is given by this, where A is the cross sectional area of the object, V is the velocity of the object in the air, rho is the density, C is the constant. अब वो कह रहा है use the SI base unit to show that the drag coefficient has no units. drag coefficient ये है. तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अरेंज कर लो और इसको अरेंज करके आपने क्या करना है, इसमें से पहले जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं वो रिमूव कर लो. सबसे पहले ये तो रिमूव करो ना, SI यूनिट्स में कॉन्स्टेंट्स का कोई भी खेल नहीं है. तो एफ डी आ गया एंड देन सी आ गया, और बल्कि ये है ना इज़ कॉल्ड दी ड्रैग कॉफिशेंट. तो ड्रैग कॉफिशेंट हमने शो करना है. अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन ये कर सकते हो कि ये भी तो कांस्टेंट है, इसको क्यों नहीं हमने रिमूव किया. इसको हमने इसलिए नहीं रिमूव किया बिकॉज उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कर दी है कि आप शो करो. अगर वो शो ना कहता ना तो मैं इसको भी कैंसिल आउट कर देता. आपके पास जो एफ इक्वल्स टू के एक्स वाले फॉर्मूला होते हैं उसमें भी आप के को कैंसिल आउट कर दोगे, इसमें आप सी को भी कैंसिल आउट करते. लेकिन उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये ऐड कर दी है कि आपने शो करना है कि ड्रैग कॉफिशेंट के कोई भी यूनिट्स नहीं है, तो आपको रखना ही पड़ेगा इसको, मजबूर है. तो यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर आपके पास रो आ जाएगा, ए आ जाएगा एंड देन आपके पास वेलोसिटी आ गई. अब इनके जो यूनिट्स है वो लिख लो. फोर्स जो है आपके पास, फोर्स आपके पास सेम होती है. आप इसको लिख सकते हो एम ए करके लिख सकते हो, एम ए कर दो इसको. और जो सी है उसको आप सब्जेक्ट बना दो और डेंसिटी को आप यहाँ पर ये ले आओ और जो एरिया है उसको भी यहाँ पे ले आओ, वेलोसिटी स्क्वायर को भी यहाँ पे ले आओ. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा एम ए एंड देन नीचे आपके पास आ जाएगा एम ओवर वी एंड देन इसके जो एरिया के यूनिट है, एरिया है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो जाएगा, बल्कि अभी इसको एरिया ही रहने देते हैं, बाद में अभी हम प्लेस करते हैं. तो ये एरिया हो जाएगा
एंड देन आपके पास यहाँ पे जो वेलोसिटी स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ जाएगा. अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे इसके यूनिट्स प्लेस करते रहो. केजी प्लेस कर दो पहले, फिर एक्सलरेशन आ जाएगा. एक्सलरेशन के यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. और नीचे जो आपके पास मैस आ रहा है उसका दोबारा केजी हो जाएगा. एंड देन वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड देन जो आपके पास एरिया है उसका मीटर स्क्वायर होता है. और वेलोसिटी का आपके पास हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करके लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड का अगर आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर एंड देन s माइनस वन. तो ये चीज़ आ गई. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो नीचे जाके, तो ये हो जाएगा ऊपर के जी एम एस माइनस टू रहने दो, पहले डिनोमिनेटर को यहाँ पे कर लो सही से. तो ये आपके पास हो जाना चाहिए के जी एंड देन आपके पास आ जाएगा ऊपर मीटर फोर एस माइनस वन, नीचे आपके पास आ जाएगा एम एस माइनस वन. अब थोड़ा सा और इसको चेंज कर दो, के जी एम एस माइनस टू. और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, एक एम, यहाँ से फोर आ रहा है ना, तो एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास. तो यहाँ पर आप लिख दो के जी एम थ्री. और s माइनस वन जब ऊपर जाएगा ये s माइनस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो के जी आपके पास ये आ गया. अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे सेम तो नहीं आंसर आ रहा. के जी कैंसिल आउट हो जाएगा, s माइनस टू नहीं हो रहा, कुछ गलती कर रहे हैं हम. यहाँ पे m जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम ए आ रहा है. मैस के जी हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नीचे आपके पास आ गया के जी ओवर मीटर पर सेकंड एंड देन मीटर स्क्वायर आ गया इनटू मीटर. हाँ यहाँ पे गलती की है ना, यहाँ पे आपके पास s माइनस टू आएगा, ठीक है, s माइनस टू नहीं यहाँ पे लिखा. तो यहाँ पर ऊपर आपके पास आ जाएगा s माइनस टू. अब जब इस वाले वन को ऊपर लेकर जाओगे ना तो आपके पास ये हो जाएगा s. अभी भी मेरे ख्याल में यहाँ पे सही नहीं आ रहा, s माइनस वन बन जाना चाहिए. एक मिनट, इसको दोबारा भी देख लेते हैं, इसको इग्नोर करो. यहाँ पे क्या हो रहा है, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के जी ओवर एम एस माइनस वन, मीटर स्क्वायर आ गया. यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर एंड देन s माइनस टू. यहाँ तक तो सही है. अच्छा एक मिनट, एक गलती कर गए यहाँ पे. ये ना मैस ओवर वेलोसिटी मैंने कंसिडर कर लिया, मैस ओवर वॉल्यूम है, ठीक है. वॉल्यूम के यूनिट्स आपके पास क्या होते हैं, मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है. तो ये एक गलती थी बस. अब आंसर सही आ जाना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करें. तो यहाँ पे मीटर फोर आ रहा है, मीटर फोर को हम नीचे से एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको स्क्रीन से. मीटर फोर आ गया, s माइनस टू आ गया. नीचे हमारे पास आ जाएगा मीटर थ्री. तो ऊपर हमारे पास ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे खाली वन आ जाएगा. तो ये आपके पास हो जाएगा के जी एम एस माइनस टू और नीचे आपके पास हो जाएगा के जी एंड देन ऊपर m आ जाएगा एंड देन s माइनस टू. तो दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और दोनों जैसे ही कैंसिल आउट हुए तो आपके पास आंसर क्या आ गया, वन आ गया. तो ये आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो आपके पास c आ रहा है उसके कोई भी यूनिट्स नहीं है, ठीक है. तो इस तरह ही करना है, बस यहाँ पे वॉल्यूम की यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी. तो आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी सबको. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वेक्टर्स भी कर लेते हैं. एक और बस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मुझे मिल जाना क्वेश्चन, तो आई जस्ट क्लोज दिस. एक बात बताएं सर, हाँ जी. ये पुराना वाला कवर करे बगैर ये वेक्टर्स वगैरह समझ आ जाएगा, अगला वाला पार्ट जो है. आराम से समझ आ जाएगा. वो वहाँ से बिल्कुल भी इतना इतना कोई लिंक नहीं है, बल्कि है ही नहीं कोई लिंक. अच्छा यहाँ पे अब वो हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं थर्मामीटर कैन बी रीड टू एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. दिस थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर अ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 40 डिग्रीज टू 100 डिग्रीज. व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर राइज. अच्छा अब उसने हमें बता दिया है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो हमारे पास आ गई है, ठीक है. इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ. लेट सपोज वी हैव दिस एज, आप कह लो कि ये आपके पास है टी, ठीक है. और ये जो है ना, ये आपके पास वो कह रहा है थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर राइज फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें दो दफ़ा उसने क्वांटिटी यूज़ कर लिया. अब मेरे ख्याल में ना उसने हमें भी इसको दो दफ़ा यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी. एक मिनट मुझे बस देखने दो यहाँ पे, यहाँ प्रॉबेबली इसकी रेंज करनी है. मुझे एक दफ़ा बस कंफर्म करने दो इसका आंसर क्या आ रहा है. 0.5 ओवर 60.
क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें हमने पता क्या करना है, इसमें क्योंकि उसने आपको दो वैल्यूज़ दे दिया ना, तो इनको दो दफ़ा लिख लो। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, सबसे पहले आप लिख लो 40 डिग्री सेल्सियस, बल्कि 40 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खाली लिखो 40 एंड देन प्लस माइनस आप कर लो यहाँ पर 0.5 डिग्रीज एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 100 एंड देन प्लस माइनस 0.5 डिग्रीज। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, दोनों के परसेंटेज जो आपके पास आ रहे हैं ना वो कैलकुलेट कर लो, ताकि आपके पास एक रेंज ऑफ एरर्स आ जाए। तो यहाँ पे अब आप इस तरह करोगे कि अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपके पास आ जाएगा T1 ओवर T0 प्लस आपके पास यहाँ पर आ जाएगी T2 ओवर T2 नॉट T1 नॉट। ठीक है, और इस सब को आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ। तो व्हाट यू आर गोना डू इज़, यहाँ पे आप इसको जो डेल्टा T1 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, आपके पास आ रही है 0.5, ये तो 0.5 ही रहेगी, और नीचे आपके पास आ गया 40 देन यहाँ पर आपके पास आ गया 0.5 ओवर 100। ठीक है, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो योर फाइनल आंसर शुड बी इक्वल टू 0.5 ओवर 40 प्लस 0.5 ओवर 100। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाना चाहिए 1.75%। ठीक है, तो दिस इज़ सीन इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह करके ना हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब हम जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आ जाते हैं। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बड़ी मज़े की चीज़ है, पूरी फ़िज़िक्स के अंदर मुझे यही चीज़ बस ना बहुत मज़े की लगती है, बल्कि फ़िज़िक्स पूरी मुझे अच्छी लगती है लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको हम देखते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अब ये बहुत मज़े की चीज़ है और ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। अब व्हाट वी हैव स्टडीड इन ओ लेवल सो फार वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओ लेवल्स में हमने क्या चीज़ स्टडी की, हमारे पास परपेंडिकुलर जो होते थे ना वेक्टर्स होते थे, वो या तो हॉरिजॉन्टल होते थे, या तो वर्टिकल होते थे, या तो परपेंडिकुलर होते थे, या इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती थी। तो ये जो था ना, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह करके आपके पास ओ लेवल्स के अंदर हमने ज़्यादा पढ़ा था कि वेक्टर्स इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि ये वाली जो आपके पास साइड होती है ना, अगर लेट सपोज आपके पास इस तरह का कोई एंगल आ रहा है, लेट मी क्रिएट, अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह का कोई ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के अंदर आप कह लो कि इस तरह का आपके पास कोई एंगल आ रहा है, तो अगर ट्राइंगल के अंदर आपके पास ऐसा कोई एंगल आ रहा होता था ना ओ लेवल्स के अंदर, तो व्हाट यू सेड वाज कि इसको वैसे एक पहले डिफाइन भी कर लेते हैं। ये आपके पास हाइपोटेनस है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप क्या कहते थे यहाँ पे, आप ओ लेवल्स के अंदर ये कहते थे कि अगर ये हाइपोटेनस है ना आपके पास, तो आपके पास बेस क्या हो जाएगी, आपके पास बेस हो जाएगी आप, बल्कि हम इसको ना दोबारा से हम इसको कैलकुलेट करके देख भी लेते हैं। तो ये छोटा सा यहाँ पे इसमें भी अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है, हालांकि ओ लेवल्स में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से भी सुनना, अभी मैंने शुरू नहीं किया, अब बस इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक शॉर्टकट आता है वहाँ से। अच्छा, अब अगर आपने बेस फाइंड करनी तो ओ लेवल्स में आप क्या करते हैं, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेनस गिवन है, तो व्हाट यू डिड वाज आप एक साइन वाला यहाँ पे रूल लगाते थे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपके पास लेट सपोज परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ कर ली, और आपने क्या करना है, आपने बल्कि लेट सपोज आपने ना यहाँ पे अभी तो बेस फाइंड करनी है ना, तो बेस हम पहले फाइंड कर लेते हैं। बेस में आपके पास आता है कॉज आता है, तो यहाँ पे कॉज हम फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास बी हो गया, इसमें आपके पास हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर बेस ओ लेवल्स में हम फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते थे कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, राइट।
तो इसी तरह एग्जैक्टली हमने यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर भी चीज़ें कैलकुलेट करी हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखा करो, यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट यूज़ किया करो। यहाँ पे अगर आपके पास बेस में कोई चीज़ आ रही हो ना, तो वो डायरेक्टली आपके पास होती है एच कॉस थीटा, ठीक है, एच कॉस थीटा, उसको डायरेक्टली कर लो। इसको कंफर्म करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप बेस को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे ना, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा, बल्कि एच कॉस थीटा करके करो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई विल बी प्रोनाउंसिंग। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एच कॉस थीटा, ठीक है। तो जो आपके पास ओ लेवल्स होता था उसमें आप इस तरह करके अपनी जो थी ना वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे, बट फॉर ए लेवल्स यू कैन मेमोराइज दिस शॉर्ट ट्रिक। अगर आपके पास बेस में वैल्यू आ रही है, ऑलवेज यूज़ जो भी आपके पास हाइपोटेनस आ रहा है, हाइपोटेनस को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, दैट्स इट। और इसी तरह आपके पास ये जो साइन थीटा होता था, साइन थीटा हम किस तरह कैलकुलेट करते थे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और आपने क्या करना है, आपने परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर सब्जेक्ट बना, तो आपके पास आ जाएगा एच साइन थीटा। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आपके पास बस ये है कि जब भी आपके पास यहाँ पे बेस वाली वैल्यू आ रही हो, आपने एच कॉस थीटा लगाना है, परपेंडिकुलर वाली वैल्यू आ रही हो, आपने एच साइन थीटा लगाना है, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। अब ओ लेवल्स के अंदर ऑलरेडी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी, लेकिन यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर क्या चीज़ होती है, ए लेवल्स के अंदर आपके पास ये होता है कि आपके पास वर्टिकल लाइन्स नहीं आती, आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ज़रूरी नहीं है क्या है, आपके पास एक एंगल पे लाइन्स आती हैं। तो एंगल पे जब आपके पास लाइन्स आती है, तो अब आपने उनको क्या करना होता है, अब आपने उनको रिजॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओ लेवल्स में हम किस तरह करते थे। तो वी यूज़ टू डू इट लाइक दिस इन ओ लेवल्स। अब यहाँ पे आ जाती है ए लेवल्स की बारी, आ जाती है कि ए लेवल्स में हम किस तरह करेंगे इसको। तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ए लेवल्स में किस तरह होता है, एक रैंडम से मैं यहाँ पे ना सवाल चूज़ करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहता हूँ, और इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास लेट्स सपोज एक वेक्टर ना इस तरह जा रहा है, और जो आपके पास बेस है, बेस आपके पास जा रही है कुछ ऐसे करके जा रही है, ठीक है। और ये वेक्टर जो है, अब आपके पास ये वेक्टर एक सर्टेन एंगल पे लग रहा है, और ये जो एंगल आपके पास आ रहा है ना, इस एंगल की अमाउंट हम कुछ भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे अभी थीटा ही चूज़ करूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू कैलकुलेशंस। और इसको मैं कह देता हूँ, ये आपके पास आ रही है, जो हाइपोटेनस आ रहा है ना, ये आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको रिजॉल्व करना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ये वाला कीवर्ड आप बार बार सुनोगे, वर्टिकल रिजॉल्व, हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व। तो अगर हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व आपने करना है ना, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व यहाँ पे बनेगा, वो आपके पास फिर कुछ ऐसे करके बन जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे नीचे को जो आ रहा है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व बन जाएगा, और इसको आप डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हो। आप इसको कह दो 5 cos थीटा, ये आपके पास हो गया हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व। अब आपने क्या करना है, वर्टिकल रिजॉल्व आपने कैलकुलेट करना है, तो वो आपके पास ये वर्टिकल हो जाएगा, और ये आपके पास फिर हो जाएगा 5 cos, बल्कि cos थीटा कह रहा हूँ, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 साइन थीटा। तो यहाँ पर बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये वाली जो आपके पास यहाँ पे चीज़ आ रही है ना, इसको आप कह दोगे ये आपके पास है वर्टिकल रेजोल्यूशन, और ये जो चीज़ है, ये आपके पास कौन सी चीज़ आ रही है, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन आ रही है। और लिटरली यही आपका सारा वेक्टर रेजोल्यूशन है कि आपको एक वेक्टर दे देंगे एंगल को, आपने उसको वर्टिकली रिजॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है। वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो साइन थीटा कर लो, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है तो कॉस थीटा कर लो, दैट्स इट। तो ये आपके पास होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि आपने रेजोल्यूशन क्या करना है, आपने जो वेक्टर को आपने कन्वर्ट करना है इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मीन्स। तो ये आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है ना, उसका आपके पास मीनिंग ये होता है। अब इसके क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, क्वेश्चंस वो आपको ऐसे दे सकता है, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर ना पसंद करता है। तो इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चंस हमारे पास कुछ आते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। डिफरेंट आप लोगों के पास सर हमने वैल्यूज कैसे प्लग करी, वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी, प्लग कैसे करी हमने, मतलब हमें कैसे पता चला कि cos आएगा एंड sin आएगा। अच्छा देखो, इसमें पता है क्या करना होता है, इसमें आपके पास ये जो बेस वाली चीज़ आ रही होती है ना, अगर आपने हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन लेना है तो हमेशा cos थीटा होता है, और अगर वर्टिकल रेजोल्यूशन लेना है तो वो हमेशा sin थीटा होता है। ये बेसिकली जो मैंने ये वाली चीज़ आपको बताई थी ना, ये जिस तरह हम ओ लेवल्स में करते थे cos थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस लगा के, वैसी ही चीज़ें हैं। बस यहाँ पे डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट यूज़ कर लिया कि ये आपके पास हाइपोटेनस है, तो आपने एंगल का बिल्कुल एडजेसेंट फाइंड करना है जो कि बेस है। तो आप बस जो भी हाइपोटेनस है 5, जो भी आपके पास वेक्टर गिवन है, उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो cos थीटा, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में रेजोल्यूशन आ गया। अब अगर इसको आपने वर्टिकल करना है तो 5 sin थीटा कर लो। इसको आप ना प्रूव भी कर सकते हो इस तरह। आप इसको वो ओ लेवल्स वाले मेथड से जो आप करते थे, sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस, उस तरह करके आप प्रूव कर सकते हो। जब इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास यही आंसर आएगा।
बस एक शॉर्ट तरीका है करने का इसको, ठीक है। क्वेश्चंस और ए लेवल्स के करते रहोगे और आपके जो दिमाग में होगा ना ये चीज़ें बैठती रहेंगी, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना यहाँ पे, ओके सर। हाँ हाँ, कोई और क्वेश्चन? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ओके ओके सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन उसको बहुत पसंद है, तो वो यहाँ पे वो आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो वो कहता है इक्विलिब्रियम का मतलब तो हम सबको पता है क्या होता है, कि आपके पास फॉरवर्ड फोर्सेस इक्वल टू बैकवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ये होता है, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे आपको ना आपको लेट्स सपोज एक डायग्राम दी होगी। अब आई ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट अ गुड डायग्राम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपके पास आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास ना इस तरह करके एक वायर आ रही है और वो यहाँ पे जा रही है, और इसी तरह आपके पास यहाँ पर करके आप कह लो कि यहाँ पर करके आपके पास एक दूसरी वायर जा रही है जो कि यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इस तरह हॉरिजॉन्टल वायर आपके पास ऐसे करके जा रही है और जो दूसरी वायर्स हैं आपके पास वो इस तरह करके जा रही है, ठीक है। तो अभी आपके पास जो इस तरह की डायग्राम की सिचुएशन है वो थोड़ी सी, मुझे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ख़राब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो वो इस तरह करके आपके पास थोड़ी सी सिचुएशन बन रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे उसने एक आपको यहाँ पे उसने मेंशन किया होगा कि ये वाली जो आपके पास फोर्स है ये टेंशन की है और ये वाली भी आपके पास टेंशन की फोर्स यहाँ पे ऐड करिए, ठीक है। और एंगल्स उसने यहाँ पे प्रोवाइड किए होंगे। लेट्स सपोज ये वाला जो एंगल आपके पास आ रहा है ये आपके पास आ रहा है, आप कह लो 30 आ रहा है। अब मुझे नहीं पता आंसर्स किस तरह आएंगे बिकॉज मैं खुद से वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अजीबोगरीब आंसर आ गए तो डू नॉट ब्लेम मी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और एक आपके पास यहाँ पर लेट्स सपोज आ जाता है, इसको भी आप चलो कह लो कि ये जो है ना ये आपके पास आ रहा है 30 आ रहा है। अभी हम कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स ही लेंगे, हम सिंपल सिंपल डायग्राम्स लेंगे, ठीक है। और नीचे आपके पास ना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लग रहा है जिसका जो वेट है वो क्या वेट है, 5 किलोग्राम इसका वेट है। अब वो कह रहा है इस सिस्टम का आपने टेंशन फाइंड करनी है। तो व्हाट यू गोना डू इज़, आपको पता है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, आप यहाँ पे सबसे पहले जाके आप यहाँ पे लिख लो कि अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम आपके पास जो आप कह लो कि जो आपके पास एक्स लेफ़्ट वाली फोर्सेस हैं, लेफ़्ट फोर्सेस इक्वल्स टू राइट फोर्सेस, और इसी के साथ साथ वो आपको क्या कहता है, वो आपको यहाँ पे कहता है कि प्लस आपके पास जो डाउन वाली फोर्सेस आ रही हैं वो आपके पास इक्वल टू हैं अप वाली जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये एस का मतलब क्या सर? क्या क्या हुआ, ये एस क्या लिखा हुआ है? ये यू। मैंने फोर्सेस लिखा हुआ है कि आपके पास एक फोर्स ही है, आपके पास प्लूरल ओके है, ओके। ठीक है, तो इस वजह से लिखा है। अच्छा, तो ये चीज़ होगी हमारे पास। अब यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, पहले आपने एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करना है और फिर वाई एक्सिस के लिए करना है। अब मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि पहले अपना जो क्वेश्चन होता है एक दफ़ा एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व किया करो, एक दफ़ा वाई एक्सिस के लिए सॉल्व किया करो। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, और ये वाली जो चीज़ है ना एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करना, वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करना, ये ए लेवल्स के तकरीबन हर क्वेश्चन के लिए ये ट्रू होती है। वैल्यू आपको पहले एक्स एक्सिस में करना पड़ता है, वाई एक्सिस में करना पड़ता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आती है, फिर उनको आप सॉल्व करते हैं। चलो खैर, इसको हम देखते हैं सॉल्व करके कि हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, आपके पास लेफ़्ट हो जाएगा, लेफ़्ट इक्वल्स टू राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास लेफ़्ट फोर्सेस कौन सी आ रही है, लेफ़्ट जो आपके पास फोर्सेस आ रही है यहाँ पे, एक जो फोर्सेस आपके पास यहाँ पर आ रही है लेफ़्ट वाली, वो आपके पास कौन सी आ रही है, ये आपके पास बन जाएगी टी कॉस 30 बन जाएगी, ठीक है, टी कॉस 30 बन गई।
और फिर जो आपके पास यहाँ पे राइट वाली फोर्स आ रही है, ये कौन सी वाली फोर्स आ रही है आपके पास, टी कॉस 30 आ रही है, ये भी टी कॉस 30 है, तो वैसे ही आपके पास ना कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फिर टी कॉस 30 इक्वल टू टी कॉस 30, ठीक है। बल्कि मुझे थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी लग रही है क्योंकि यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू। व्हाट इफ़ हम ऐसा करते हैं कि चलो अभी इस वैल्यूज़ को लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई एडिशन हुई ना तो मैं चेंज करवा दूँगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अभी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट समझते था, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है, वो सेम ही चीज़ है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस में आपने सॉल्व करना है, तो आपके पास डाउनवर्ड फोर्सेज आएंगी एंड दे मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेज। तो इसमें व्हाट यू कैन डू इज़, इसमें आप फिर ऐसा करोगे कि आपके पास डाउनवर्ड फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लो कौन सी हैं। डाउनवर्ड फोर्सेस आपके पास सिर्फ यही आ रही है 5 kg की, और जो अपवर्ड फोर्सेस आपके पास आ रही हैं वो आपके पास ये आ रही है, ये आपके पास होगी टी साइन 30 हो गया, एंड देन इसी तरह आपके पास ये वाली फोर्स भी हो जाएगी, और इस फोर्स को आप कहोगे ये है आपके पास टी साइन 30, ठीक है। तो ये टी साइन 30 ऊपर चला गया, और जो 5 kg है वो नीचे चला गया। अब ये सारी जो आपके पास फोर्सेज है ना, टेंशन की फोर्स है, टेंशन की फोर्स न्यूटन्स में होती है, तो जो 5 किलोग्राम्स बेचारा रह गया, इसको भी आपने केजी से न्यूटन्स में कन्वर्ट करना है लाजमी, वरना आपके पास गलत आंसर आएगा, ठीक है। 5 kg बस आपके पास नीचे ऐड कर रहा है, तो आपने करना है कि वेट इक्वल्स टू mg वाला फार्मूला लगाना है, और 5 को आप 9.81 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर होगा, एक मिनट बस। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लो, इसको मल्टीप्लाई करवाओ 9.81 से, और यहाँ पे जो आपके पास आपकी आवाज फिर लैग कर रही है। आवाज बहुत कट रही है। एक मिनट रुको, अच्छा अब मुझे देखकर बताओ थोड़ी सी बेहतर हुई है। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे नीचे जो फोर्स आ रही है 5.981 आ रही है, और जो ऊपर आपके पास दो तरह की फोर्सेस आ रही है सेम, टी साइन थीटा करके, ठीक है। अभी ना तो वो वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टी साइन थीटा, तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब 5 इंटू 9.81 कर दो तो आपके पास 49.05 आएगा, और 49.05 आ गया इक्वल्स टू 2t साइन 30 आ गया। बल्कि देखो यहाँ पे जो मसला आपके पास आ रहा है ना, ये आ रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारे पास इस चीज़ की ना ज़रूरत ही नहीं थी, ये जो एक्स एक्सिस वाला आपके पास सवाल है, आप डायरेक्ट इसी से कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा, टी को सब्जेक्ट बनाओ, टी को जैसे ही आप सब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पर आ जाएगा 49.05 को 2 से डिवाइड कर दो, एंड देन इस सारे को साइन 30 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49 पॉइंट, देखिए एक मिनट, 49.05 ओवर 2 एंड देन ओवर साइन 30। तो आपके पास वापस जो है ना, वापस ही आपके पास वही आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो नीचे वैल्यू आपके पास लग रही है वही ऊपर वैल्यू लग रही है, तो ये आपके पास थोड़ा सा वो हो गया, प्रूफ भी हो गया कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास इक्विलिब्रियम में लग रही हो, नीचे वाली वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू टॉप वैल्यू। और जो टेंशन की फोर्स है यहाँ पे दोनों में, क्योंकि एक ही टेंशन की फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे आपके पास जो टेंशन का आंसर आएगा वो भी सेम ही बनना चाहिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, बाकी इसमें एक्स एक्सिस की इसमें ज़रूरत नहीं, ठीक है, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में, अक्सर क्वेश्चन में होती है, वैसे भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं। एक मिनट बस मुझे क्वेश्चन कोई ढूंढना, तो फिर देखते हैं। एक मिनट बस, अच्छा इसमें अब हमने क्या करना है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। हसीब में जो वर्कशीट आपने भेजी थी उसके अंदर कोई क्वेश्चन थे?
उसके अंदर सर मैं चेक किया है, एरर अनसर्टेनिटी के और फिजिकल क्वांटिटीज के अलग वर्कशीट है, आप देख लो, खोल के आप देख लो। देखता हूँ। चलो एक मिनट, मैं ना यहाँ पे क्वेश्चन एक पे अपलोड करवा रहा हूँ, मेरे पास पड़े होंगे नोट्स सर वगैरह। क्लास कब खत्म होगी वैसे, मैंने जाना है। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा अच्छा। हूँ। लेट मी सी कि अगर मेरे पास यहाँ पे अच्छा, इसी में से कोई जो क्वेश्चन है ना वही हम ले लेते हैं। ये T1 T2 वाले अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाले हम देख लेते हैं। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट करके आपको बता दूँगा क्या वैल्यूज़ है, 12 25 एंड देन 50, ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब एक ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वो क्या कहता है, आपको सेम क्वेश्चन आएगा, इसी तरह की वो उसने वर्डिंग यहाँ पे ना यूज़ की होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बगैर ये वाले क्वेश्चन नहीं होने वाले, ठीक है, तो वहाँ पे मसला आएगा आपको। तो एक लास्ट क्वेश्चन बस यहाँ पे देखते हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेंशन इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक हम ये ले लेते हैं, एक हम ये वाला यहाँ पे वो वायर ले लेते हैं, और दिस टाइम अराउंड हमारे पास है यहाँ पे डिफरेंट तरीके की फोर्सेस ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ 50 न्यूटन है, और सेंटर में हमारे पास ये ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ पर आप कह दो कि ये जो आपके पास आ रही है ये 15 है, एंड देन दिस इज़ 25, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है T1 की, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है T2 की। अब आपने करना क्या, इनको रिजॉल्व कर लो पहले आप। तो जब आप रिजॉल्व करोगे, अब ये थोड़ी सी ना यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज होगी, लेकिन इसे घबरा नहीं जाना, बेस और हॉरिजॉन्टल को चेंज ना करना। आपके पास इस केस में अब आपके पास जो वो बन रहा है ना साइन, वो आपके पास ये वाली चीज़ बन रही है वर्टिकल वाली, तो यहीं पर ही आपके पास साइन आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो T2 एंड देन साइन 25, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने यहाँ पे सर क्या आपकी करना आवाज पर लैग कर रही है। है। यार मेरे ख्याल में यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू क्या है। है? और यहाँ पर जो आपके पास आएगा ना वेक्टर, ये हो जाना चाहिए T1 साइन 15 हो जाएगा। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपके पास हाइपोटेनस की डायरेक्शन होती है ना, उस डायरेक्शन में आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइन कर रही होती है। एक ये हो गया, और आपके पास जो यहाँ पे वो लग रहा है, क्या कहते हैं, बेस लग रहा है। बेस आपके पास, बल्कि बेस भी आपके पास जहाँ पे हाइपोटेनस जा रहा है वहाँ पे लगेगा, जो कि टॉप हो जाएगा। तो दोनों साइड पे आपके पास सेम तरह, बल्कि सेम बेस नहीं होगा, डिफरेंट होगा। इसका मैं साइड पे करके लिख देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा T1 cos 15, ये वाला बेस, और ये वाला जो बेस हो जाएगा ये हो जाएगा T1 cos 25। तो इट शुड बी दिस बेस, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब इसको इक्विलिब्रियम वाले तरीके से यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पहले आ जाएगा। इसमें अब आप करोगे तो आप किस तरह करोगे, आप करोगे लेफ़्ट इक्वल्स टू राइट। तो यहाँ पे लेफ़्ट पे आपके पास क्या चीज़ बन रही थी, T2 साइन 25। तो यहाँ पर आपके पास बन रहा है T2 साइन 25 इक्वल्स टू T1 साइन 15, ठीक है। अब यहाँ ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई है, आप इसमें से किसी को भी सब्जेक्ट बना लो। मैं लेट सपोज T2 को सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो T2 को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा T1 साइन 15 ओवर साइन 25। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली है, ये मेरे पास क्या चीज़ बन गई है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब यहाँ पे आप वाई एक्सिस के पर्सपेक्टिव से भी आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। तो वाई एक्सिस के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, अप इक्वल्स टू डाउन। और जो अप आपके पास लग रहा है, अप आपके पास दो फोर्सेज लग रही हैं, T1 cos 15। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा T1 cos 15 प्लस T2 cos 25, एंड देन इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 50 न्यूटन्स, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है 1 वाली, ये आप यहाँ पे प्लेस कर दो। तो ये आपके पास हो जाएगा T1 cos 15। तो इसमें फिर आपके पास अब आ जाएगा T1 sin 15
ओवर साइन 25 और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 25, ठीक है। और इसको आप लोग इक्वल्स टू कर दो 50 के। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो t1 के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पर आपके पास ये हो सकता है कि आप इनको ना डायरेक्ट ही आप इस तरह सॉल्व कर लो। cos 15 आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, मैं डायरेक्ट ही इसकी सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर साइन 15 ओवर साइन 25 बन जाएगा, इनटू आपके पास हो जाएगा cos 25। तो इसका जो आंसर आएगा ना आपके पास आ जाना चाहिए 1.5 टू t1 समथिंग इक्वल्स टू 50 करके। और 50 को अब आप इससे डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा t1 इक्वल्स टू 32.87। और ये आंसर अब आपके पास आ गया। अब इसको आप वैसे 33 करके लिख लो, वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन वो मैं यहाँ पे बाद में करता हूँ। अब ये वाली जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे प्लग इन कर दो t2 के लिए, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 32.87 एंड देन साइन 15 ओवर साइन 25। तो इसको मल्टीप्लाई करो साइन 15 से और फिर इसको डिवाइड कर लो साइन 25 से। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास बन जाना चाहिए t2 इक्वल्स टू 20.13, ठीक है। अब इसको आप लोग राउंड ऑफ करके अगर लिख लो तो वैसे लिख लो 20 न्यूटन्स, और इसको राउंड ऑफ करके लिख लो t2 इक्वल्स टू 33 न्यूटन्स, ठीक है। तो इस तरह आपके पास t1 की भी वैल्यू होगी, t2 की भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे आपके पास बेसिक इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों वाले, वो यूज़ करके आपने ये सारी चीज़ें करनी है। और बस इसमें यहाँ पे जो मसला ये आता है ना बच्चों को, वो मसला यही आता है कि कैलकुलेशन में मसला आता है। और ये जो आपके पास इक्वेशन सेट कर लेते हो आप एक दफ़ा, इक्वेशन सेट करने के बाद जो आप कैलकुलेशन करते हो उसमें ज़्यादा मसला होता है, बाकी आसान ही चीज़ें, ठीक है। तो बस इतना ही था, बाकी जो वर्कशीट्स वगैरह होंगी वो मैं सेंड कर दूँगा। कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह हो तो पूछ लो, वरना यू गाइस आर नाउ फ्री टू गो, ठीक है।